काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं वी वांट टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज़ और लेस और मोर और वट एवर स्मॉल अमाउंट इनटू साउथ दिल्ली मार्केट। सो जो ये आपका फंड है, इसको जैसे आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF कहते हो, ये होता क्या? और ये आप साउथ दिल्ली में क्यों कर रहे हो? आपके पास इतना बड़ा NCR है और ऑल ओवर इंडिया है जहाँ रेट्स इतने कभी कभी ज़्यादा भी बढ़ते हैं यहाँ से। साउथ दिल्ली का मार्केट इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट दैन दी NCR मार्केट। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट में ना पैसे सिर्फ अप्रिसिएशन से नहीं कमाए जा सकते। आपने ये शुरू करा क्यों? कि आप कितनी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो? वेरी प्रैक्टिकली वी एक्सपेक्ट 18 to 20% IRR। अभी जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी, वो अभी 30% प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो आप प्रोजेक्ट कैसा पिक करते हो? साउथ दिल्ली बिल्डर फ्लोर्स। अब इसमें लॉक इन पीरियड कितना है? तो इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल चाहिए आपको? Hello and welcome everyone. So this is Ashutosh Bogra, your real estate agent, and if you've been following my content, you know that this world of South Delhi and the investment of money from 5 crores to up to 100 crores के जो घर होते हैं, all of these properties are very close to my heart, and there has been one problem that I've been trying to solve. कि काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं वी वांट टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज़ और लेस और मोर और वट एवर स्मॉल अमाउंट इनटू साउथ दिल्ली मार्केट। पर यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टीज 20, 50, 100 करोड़ की आती हैं, तो हम कैसे करें? ठीक है ना, वो बिल्डर फ्लोर भी नहीं ले पाते एक्चुअली। तो उसका एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास और उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि इसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो वी गोइंग टू वेलकम Mr. Ankur Jalan. He is the CEO of the Golden Growth Fund. It is basically a property fund आप कह सकते हो, जो आपको एनेबल करता है कि भाई आप प्रॉपर्टीज खरीद सको साउथ दिल्ली में, ठीक है, जो कि बहुत महंगी आती हैं, जिसमें अगर एक फ्लोर खरीदना हो तो शायद आपको 10-15 करोड़ रुपए लगाने पड़ जाए। पर इसके अंदर आप एक छोटे टिकट साइज के साथ घुस सकते हो एंड यू कैन मेक मनी जस्ट लाइक अ बिल्डर वुड मेक। बिल्डर्स आर अर्निंग क्रेजी मनी, वी ऑल नो दैट, राइट? वो भी समझे कि कैसे करते हैं लोग और हम उसमें कैसे घुस रहे हैं और हम कैसे कमाएंगे। सो इसको थोड़ा सा ग्रिल भी करेंगे और थोड़ा समझेंगे भी। मैं तो कर चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें समझ चुका हूँ, बट आई रिपीट द क्वेश्चन सो यू अंडरस्टैंड। वेलकम अंकुर। Thank you for having me. Okay, so let's just jump and start with our questions. So जो ये आपका फंड है, इसको जैसे आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF कहते हो, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या? So alternate investment fund एक SEBI registered product है, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं। SEBI, SEBI है हो गया। SEBI is basically the regulator who regulates the Indian stock market. अच्छा, So all the mutual funds are regulated by SEBI. Similarly, AIF is regulated by SEBI. SEBI इसका लाइसेंस देती है. The idea is to get people to pool their money in an instrument जो फिर एक particular investment thesis के basis पे एक particular asset class, एक particular product के अंदर invest करके returns generate कर रहा है. अच्छा, तो इसको सिंपल ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं किसी को समझा रहा था कल अपने ऑफिस में कि जैसे म्यूचुअल फंड होता है वो स्टॉक्स के लिए होता है, ये एक प्रॉपर्टी का फंड है। सिंपल, एकदम बहुत सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि ये एक फंड है जो प्रॉपर्टी, जैसे म्यूचुअल फंड बिहेव करता है स्टॉक मार्केट के लिए, वैसे ये प्रोडक्ट बिहेव करता है अपने साउथ दिल्ली रियल एस्टेट मार्केट के लिए। अच्छा, तो आप लोग सिर्फ साउथ दिल्ली के ही प्रोडक्ट्स खरीदोगे, वही बेचोगे? अल्ट्रा फोकस। ओके, और सारी पेमेंट नीडलेस टू से इज ऑल इन चेक, देयर इज ऑल वाइट मनी, देयर इज नो ब्लैक मनी इन्वॉल्व। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि लोग आते हैं कहते हैं हमें तो ये वाइट मनी है हमारे पास, हमें इन्वेस्ट करनी है, कैसे करें? बिल्डर्स तो पैसे चर्न करते हैं, वो तो कैश चेक सब कुछ करते होंगे, तो ये प्रॉब्लम बन जाती थी। तो ये पहली अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे चलो कोई आया तो है, एंड वी शुड ऑल सपोर्ट दिस न्यू वेंचर और मूवमेंट सो टू से, कि जहाँ हम सारा कुछ वाइट में कर रहे हैं। देखो आगे जाके ये हो ही जाना है, सो दे आर प्रॉब्ली द पायनियर्स इन दिस राइट नाउ इन साउथ इंडियन मार्केट, एंड लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स। सो आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा सा ये भी कर लें दैट हु इज़ अंकुर जलान और हु आर जलान्स, इनकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी कंपनी क्या है, आप प्रोडक्ट्स खरीदोगे, बेचोगे, और हमें लग रहा है कि भाई हम भी आपके साथ बहती गंगा में हाथ धोएंगे, तो थोड़ा आपके बारे में बता देते हैं ताकि वी हैव कॉन्फिडेंस। श्योर। सो हम एज अ बैकग्राउंड, पर्सनली मुझे 15 years हो चुके हैं इन द साउथ दिल्ली रियल एस्टेट मार्केट. बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर. आई हैव डन मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. Our family's business is in stock broking, so that again is a SEBI regulated product. So वहाँ पे भी हमें licenses मिलते हैं from the exchange, from the SEBI to then get our investors to trade in the stock market. NSE, BSE हो गया. साथ में हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं साउथ दिल्ली की, ये भी हम 40 years से कर रहे हैं. So we know the ins and out
ऑफ द साउथ दिल्ली मार्केट. जैसे आप इतने टाइम से प्रॉपर्टी में कंसल्ट कर रहे हो, आप भी प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के समझते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. वो सारी चीज़ हम भी फोर फ्रंट पे रह के कर रहे हैं फॉर द पास्ट 40 years, एंड वी हैव दैट एक्सपीरियंस, वी हैव दैट नॉलेज, वी हैव द इंटायर सेटअप टू रन, मेंटेन, मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन साउथ दिल्ली डेवलपमेंट. ठीक है, मुझे तो वो पता ही है कि आपका है सारा कुछ सेटअप, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साउथ दिल्ली जैसी मार्केट में कहाँ पे पैसे लगाने, कहाँ पे नहीं लगाने, कहाँ पे आप फंस जाओगे, कहाँ पे आप जल्दी पैसे कमा जाओगे या ज़्यादा पैसे कमा जाओगे. सो दिस ऑल कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड आई हैव आल्सो लर्नड विद टाइम कि कई बार लगता कुछ और है और होता कुछ और है. एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि वी आर अ टीम ऑफ एजुकेटेड डेवलपर्स. जो आपको भी पता है साउथ दिल्ली इज लैकिंग द प्रोफेशनल. All over India, I mean, yeah, real estate we know So how it. our division, our work, and the idea that we are working with is to bring professionalism on the table, is to bring transparency on the table. Because a lot of young people are wanting to come into this market, but they don't trust the developer. आप इतने डेवलपर्स से मिलते हो तो आप भी समझते हो किस टाइप के डेवलपर्स हैं, बट पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल मैनर्ड एंड बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ आ जाती है. सो वो बड़े लिमिटेड है. लिमिटेड में हाथ में एक आध दो हैं. Okay, एंड वी फॉल इन दैट कैटेगरी. that is a valid point. तो जो लोग आप ही की वेवलेंथ के हैं, आप ही की थिंकिंग के हैं, आप ही के बैकग्राउंड के हैं, वो शायद आपके साथ जुड़ के थोड़े से ज़्यादा खुश होते हैं. ठीक है, सो दैट्स वेरी गुड. बात बताओ यार, ये आप साउथ दिल्ली में क्यों कर रहे हो? आपके पास इतना बड़ा एनसीआर है और ऑल ओवर इंडिया है जहाँ रेट्स इतने कभी कभी ज़्यादा भी बढ़ते हैं यहाँ से. वेरी गुड क्वेश्चन. तो साउथ दिल्ली का मार्केट इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट दैन द एनसीआर मार्केट. साउथ दिल्ली इज़ अ प्रीमियम मार्केट. ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, इन सबसे अलग बिहेव करता है साउथ दिल्ली, अच्छा, क्योंकि ये प्रीमियम मार्केट है. प्रीमियम मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि यहाँ पे मार्केट अनसर्टेनिटी जब आती है, जब मान लो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती है, तब यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आता. यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट रहती है, सप्लाई कम रहती है. क्योंकि हम खरीद किससे रहे हैं? हम खरीद रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लैंड ओनर. गवर्नमेंट इज नॉट सेलिंग एनीथिंग, वी आर बाइंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लैंड ओनर्स. बाहर अगर आप एनसीआर की बात करो तो गवर्नमेंट अलॉटमेंट्स हो रही है, लैंड इज अवेलेबल फॉर प्राइमरी सेल. एक मेजर डिफरेंस क्या है कि दिल्ली का मार्केट एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है. एंड यूजर ड्रिवन, डेफिनेटली. जैसे प्रीमियम मार्केट्स बिहेव करते हैं, वर्ल्ड ओवर पॉकेट्स बनी हुई है कि एंड यूजर ड्रिवन मार्केट में अनसर्टेनिटी के टाइम प्राइस नीचे नहीं आते. स्टेबल जरूर होंगे, ट्रांजैक्शंस फिर भी होंगे, क्योंकि जिसको साउथ दिल्ली में घर चाहिए उसको साउथ दिल्ली में घर चाहिए. कि आपको तो घर चाहिए, आप कहोगे यार 50 लाख महंगा हो गया, सस्ता हो गया, मुझे तो घर बनाने हैं. तो आप अगर 10 करोड़ का बजट लेके चले हो तो आप 10 करोड़ 50 लाख खर्च कर दोगे. अगर वो चीज़ 12 से कम में मिलती नहीं है तो आपको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. एनसीआर का मार्केट इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है. In fact, not just NCR, the real estate market in general is NCR driven market. Is investor driven. स्पेकुलेटर्स बहुत Speculative है. तो जब डेवलपर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं एंड आपको सुनने में आता है हफ्ते भर में पूरा प्रोजेक्ट बिक गया, तो बायर्स आर इन्वेस्टर्स with the idea of then selling those assets when they are developed, because they are betting in early कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, हम इसको बेचेंगे. No, that's true. So I was in Dubai just now and I saw वहाँ पे इतनी स्पेकुलेशन है कि वो खुद ही कह रहे हैं जी आपने देने कितने, आपने 30-40% देने, उसके बाद तो फ्लिप हो जाएगा. जिस दिन ये फ्लिप गड़बड़ हो गई, सकता है. ये जितने जो फ्लिप करने के लिए बैठे हैं, अगर इनके पास पूरे पैसे नहीं हुए, इनके सारे पैसे डूबेंगे, 2000 सारा कुछ टूट जाएगा. 2008 में दुबई में यही हुआ. हुआ. मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा. बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर गोइंग टू सी अ क्रैश, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इन अ मार्केट जहाँ जो कि सेल्फ यूजर ड्रिवन नहीं है. साउथ दिल्ली सेल्फ यूजर ड्रिवन है. दैट्स व्हाई आई लव दिस मार्केट. आई आल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, क्योंकि रेट्स ऑलरेडी काफ़ी बढ़ भी गए और सब कुछ हो गया. नीचे आए थे बट नाउ दे हैव गॉन अप सिंस 2020 अ लॉट. सो दिस बिकम्स अ बेटर मार्केट दैट वेज. और एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम खरीद किससे रहे हैं? लैंड ओनर से खरीद रहे हैं. सो लैंड ओनर्स जब एक बार अपने दिमाग में प्राइस सेट कर लेते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट एक्स प्राइस का बिकेगा, तो वो एक्स माइनस 0.01 भी नहीं बर्दाश्त कर सकते. वो बोलते हैं वील होल्ड द एसेट, वील सेल इट आफ्टर 3 years व्हेन आई विल गेट x+10. Yeah, I've been seeing that for 20 years now. That's how it happens. मतलब इवन इफ यू मार्केट डाउनटर्न इसलिए नहीं आता क्योंकि जो अवेलेबल इन्वेंट्री हो बेच जाती है उस समय तक, एंड नई इन्वेंट्री नहीं लॉन्च द मार्केट में, बिकॉज नथिंग इज बीइंग बॉट एट द प्राइस दैट यू वांट टू बाय दैट. ओके, तो अगर प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होगी तो आप पैसे कैसे कमाओगे, या जो लोग आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे वो कैसे कमाएंगे? तो हम इसको ना ऐसे ही देखेंगे कि ये कैसे कमाएंगे.
क्योंकि ये कमाएंगे तो हम भी कमा रहे होंगे इसका मतलब। तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा यार ये लोग तो बड़े पैसे कमाते हैं, तो हम कैसे लगाएं या, और हाउ डू वी मेक श्योर दैट दैट रिटर्न कम्स टू अस, उस पर थोड़ी देर में आते हैं। तो ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, इसको मैं बहुत ही सिंपल मैथ्स लेके समझाता हूँ कि लेट्स से वी आर बाइंग एन एसेट, लैंड खरीद रहे हैं, तो लैंड लेट्स से इट्स फॉर 100 CR, वी आर बाइंग द लैंड फॉर 100 CR, वी आर डूइंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन दैट फॉर 20 CR। ठीक है, तो 100 करोड़ का लिया, 20 करोड़ की कंस्ट्रक्शन करी, आपकी कॉस्ट 120 करोड़। हम कह रहे हैं इस पे स्टैम्प ड्यूटी सब मिलाकर 120 पकड़ो, हाँ 120 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हो गई तो हम रिटर्न किस पे निकाल रहे हैं? 120 पे। 120 पे निकाल रहे हैं। अब लैंड अगर 100 की जगह 110 हो गया या 110 नहीं हुआ, आर रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन 120, ठीक है, and that period for which that 120 is invested is 18 months. ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 100 रुपीज़ का जब लैंड लिया जाता है और 20 करोड़ लगाए जाते हैं, तो यूजुअली जो फ्लैट्स बन के बिल्डर फ्लोर से जो भी बन के निकलते हैं, वो यूजुअली उनकी प्राइस 140-145 करोड़ होती है। तो आप 20-25 करोड़ रुपए 100-120 करोड़ रुपए लगा के उसके ऊपर 20-25 करोड़ रुपए कमा रहे होते हो, तो आप मतलब 20 से 25% रिटर्न तो आपकी खरी वैसी है ही, अगर रेट नहीं भी बढ़े तो। नहीं बढ़े तो हम, आर ऑब्जेक्टिव इन द फंड इज नॉट टू लुक एट कैपिटल अप्रिसिएशन। तो अगर फंड यही प्रॉपर्टीज साउथ दिल्ली में लेता है और फंड को बड़ा लगता है कि भाई यहाँ रेट कम तो होगा नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा वैसे, पर हम कह रहे हैं नहीं भी बढ़ा तो भी हम प्रॉफिट 20-25% कमा के हम अपना टारगेटेड IRR लेके निकल रहे हैं। अच्छा, यही अगर थोड़ा सा 10% 20% बनते बनते रेट बढ़ गए, जो यूजुअली बढ़ ही जाते हैं, तो वो रिटर्न फिर 20 की जगह 30-40 भी हो सकती है, चेंज हो जाएगी मैथ्स। भी कोई इसमें वो नहीं है। देयर इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वी आर नॉट सेइंग, वी आर नॉट प्रॉमिसिंग एनी रिटर्न, देयर इज नो assured return as such. We are just talking, we are just gaining knowledge and trying to maybe make a better decision. Yeah, I am very excited कि 1 करोड़ रुपए लगा के आप आज उन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो जिसके लिए आपको शायद 50 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए चाहिए थे। सो दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट में ना पैसे सिर्फ अप्रिसिएशन से नहीं कमाए जा सकते। बिल्डर्स पैसे कैसे कमाते हैं, वो वैल्यू ऐड करते हैं और उसी से कमाते हैं, लेकिन वो वैल्यू ऐड का पैसा आपको क्यों देंगे भाई? वो तो कहेंगे आप पूरे फ्लोर पे पूरे रेट पे फ्लोर खरीद लो, अगर बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा और बढ़ी जाता है तो ही जाएगा। पर यहाँ बात अलग हो रही है। यहाँ हम जिन रेटों पे जिन रेट्स पे इनके साथ पार्टनर बनेंगे एक तरह से इनडायरेक्टली, हम इनके कॉस्ट प्राइस पे ही बन रहे हैं मोटा मोटा, या विच इज़ अमेजिंग। और जैसे मैं इनके साथ अब इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया, तो उसमें मैं इनके साथ थर्ड फ्लोर का भी पार्टनर हूँ, बेसमेंट ग्राउंड का भी पार्टनर हूँ। नॉर्मली बिल्डर आपको फर्स्ट या सेकंड में ही पार्टनरशिप देता है, एज इनकी आप फ्लोर मुझसे बुकिंग में खरीद लो, आगे बेच लेना। सो दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट फ्रॉम माई व्यू पॉइंट। अब यही चीज़ अगर आप किसी और एग्रेसिव मार्केट में करते हैं, जैसे आप एज अ फंड जाके जेवर में लैंड खरीद लेते या गोवा में लैंड खरीद के विलास बना के बेच लेते, तो हो सकता था कि विद इन दोज 18 मंथ्स आप 50% 60% भी प्रॉफिट कमा जाते। पर यह भी हो सकता था कि अगर वहाँ रेट 20-25% गिर जाते तो फंड माइनस में भी चला जाता, या एज इन प्रॉफिट की जगह लॉस में भी जा सकता। इन्वेस्टमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट, हाई रिस्क हाई रिटर्न, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करता है। अगर मैं जेवर में खरीदता हूँ तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल इरोजन भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपके जो 100 रुपए हैं वो रिड्यूस होके 90 हो गए। और इरोजन के साथ साथ ये है कि साउथ दिल्ली में तो चलो बनता है, बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है, आई एम कम, वो नेक्स्ट है। कहीं फंस गया तो 10 साल दिखा ही नहीं तो क्या फिर साउथ दिल्ली में ये प्रोटेक्शन है कि कैपिटल इज नॉट बीइंग एरोडेड, कैपिटल इज स्टेबल। व्हेनेवर यू इन्वेस्टिंग आप पहले देखते हो इज द कैपिटल सेफ एंड सिक्योर, इट इज सेफ एंड सिक्योर। दूसरा ये है कि अगर एसेट जेवर जैसी जगह में अटक गया, आज तो बढ़ रहा है मार्केट, कल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, किसी को जिस तारीफ पे आई डोंट नो, आई बढ़ रही, तो वहां पे लिक्विडेशन मुश्किल हो, प्रोडक्ट आपका बायर ही खत्म हो जाएगा। साउथ दिल्ली में ये है, ऑलवेज अ रेडी बायर, at whatever price there is a buyer. Yes, I agree. There is always so the product will sell. That is when the investor gets an exit. आपका प्रोडक्ट बिक गया, आपको एग्जिट है, वरना आप अपने घर पे लेके 5 प्लॉट घर पे लेके बैठे रहो, उससे क्या होएगा? प्लस आप अच्छा बनाते हो तो आपके पास नॉर्मली थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम वो leverage रहती है, थोड़ा कोई पैसे ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपने ये शुरू करा क्यों, लाइक व्हाई डिड यू स्टार्ट विद दिस फंड? क्या कोई गैप था जिसको आप फिलअप कर रहे थे? गैप था, हम already financial market में, like I said, we have been associated and our clients have approached us on multiple occasions saying कि मेरे पास 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 1 करोड़ है, which I want to invest in the South Delhi market. उस समय हम ऐसी पोजीशन पे नहीं होते थे
कि हम उनको बोले कि हाँ आप इस फंड को साउथ दिल्ली में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, करना भी उनको साउथ दिल्ली में इन्वेस्ट है, बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड्स द मार्केट, एवरीवन नोज दैट द मार्केट इज सेफ, क्योंकि सब साउथ दिल्ली में रह रहे हैं, सबको पता है कि उनका विसिनिटी कैसा परफॉर्म कर रहा है, सबको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उनके फ्लोर का, उनके प्लॉट का क्या प्राइस है। एवरीवन नोज इज द टॉक ऑफ टाउन, मॉर्निंग वॉक में निकलो सबकी प्रॉपर्टी की बात हो रही होती है, ये बात होती है और पॉलिटिक्स बात होती है। सो प्रॉपर्टी के बारे में सबको पता है। तो हम उनको ऑप्शंस नहीं दे पाते थे कि आप साउथ दिल्ली में इन्वेस्ट करो, हम उनको खुद बोलते थे कि सर आपको एनसीआर जाना पड़ेगा, या आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो साउथ दिल्ली से बाहर होएगी जहाँ पे आपके टिकट साइज में, या आपको कोई गवर्नमेंट फ्लैट्स में खरीदना पड़ेगा। Even with me being in this line, I have that problem. मेरे दोस्त, रिश्तेदार, even me myself, I had some money, मैंने एफडी करा के रख दी। मैंने कहा यार अब पैसे और इकट्ठे होंगे तब कुछ खरीदेंगे, तो कुछ खरीदेंगे, या फिर कुछ बिक जाएगा वहां से पैसे आएंगे तब खरीदेंगे, तब तक वेट करो। और या तो फिर एक ग्रुप बना के इन्वेस्ट करो। ग्रुप में लोगों को एक दूसरे को भरोसा नहीं होता क्योंकि रेगुलेटेड बिकती नहीं है। अब किसी डेवलपर को पैसे दिए हुए भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट ही होता था कि आप डेवलपर को पैसे दे दो इंटरेस्ट पे, बट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पे डेवलपर डिफॉल्ट करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द नेम, एंड लोगों ने वहाँ पे अपने हाथ जलाए हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट वी थॉट व्हाई नॉट गिव देम द सिक्योरिटी ऑफ द regulator, why not get everything in the framework, regulatory framework, wherein the investor is safe, कि उसके पैसे कहीं नहीं जा रहे, जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस काम के लिए दिए गए हैं उसके कैसे सेफ, थोड़ा सा फिर उस पर जाते हैं। So, इस चीज़ पे मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। देखो मैं तो आपके ग्रुप को जानता हूँ, मैं इनके ग्रुप को जानता हूँ, उनके साथ हम जानते हैं, डील्स करते हैं, सब कुछ है, तो आई नो अबाउट देम एंड आई कैन ट्रस्ट देम बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड दैट आई हैव सीन। यू डोंट हैव टू ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैवंट सीन फॉर योरसेल्फ, यू नो, बट रेगुलेटर क्या करता क्या है इसमें जिससे कि मैं ज़्यादा सेफ होता हूँ? रेगुलेटर का काम है टू सुपरवाइज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द फंड, टू सी कि आपने जिस काम के लिए पैसे लिए हुए हैं वो क्या उस काम के लिए जा रहे हैं, अगर उससे पैसे आ रहे हैं तो क्या वो इन्वेस्टर्स को वापस जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए मल्टीपल एंटिटीज है, मल्टीपल थर्ड पार्टी रेगुलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे the fund that is coming inside from the investors is not managed, मतलब we cannot control that fund। मैं नहीं बोल सकता कि आपने बैंक अकाउंट में पैसे दिए हैं और मैं उस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के आपको दे दिए। अच्छा, तो मैं जो चेक दूंगा वो अंकुर जलान के अकाउंट में नहीं जाएगा? नहीं। वो किसके अकाउंट में जाएगा? वो फंड के अकाउंट में जाएगा और वो फंड के अकाउंट में ही मेंटेन होएगा, और वो फंड का अकाउंट मैं नहीं मैनेज कर सकता। अच्छा, कौन करे? वो एक कस्टोडियन करता है। कस्टोडियन कौन? कस्टोडियन इज अनदर लाइसेंस्ड बॉडी which manages the funds. So basically they also get a license from SEBI to become a custodian. तो वो कस्टोडियन आपका फैमिली मेंबर नहीं होगा? ना, वो custodian is a professional entity. It is entities like I wouldn't want to name them. जैसे there are entities like Kotak, Axis, all these banks are custodians. अच्छा, उस लेवल के, उस level छोटा फोटा कोई? हाँ, नहीं। ओके, I thought some. So then when the fund is in the account, I request the custodian कि I want to transfer this money to the seller's account, and I give them the evidence कि this is the evidence that I've got, this is the transaction that is taking place. जैसे agreement to sell दिखा, agreement to sell, LOI दिखा दिया, एक basic intent letter दिखा दिया, जिसके बेसिस पे वो अपने डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन करके फिर वो फंड्स ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अब वो मैं थर्ड पार्टी किसी भी XYZ अपने फैमिली मेंबर किसी नोन के नाम पे फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट कंट्रोल द अकाउंट। अच्छा, बिफोर आई मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड by the trustee. Now trustee is again a SEBI approved trustee. So basically they get a license for that. There are trusteeships who become the trustees of these funds. So एक ट्रस्टी के पास 1000-2000 trusteeships होती है। तो यार जैसे म्यूचुअल फंड है, अब वो अदानी अंबानी या किसी के शेयर अगर खरीद रहे हैं तो सिस्टम बना हुआ है ना कि वो खरीदेंगे, हम उनको ट्रस्ट कर ही रहे हैं, वो ये ठीक चीज़ खरीदेगा, पैसे लेके भागेगा नहीं। वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डे टू डे रिपोर्टिंग देते हैं सभी को कि हमने आज ये खरीदा है, आज ये बेचा है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी ये भाग तो सकते नहीं भाग सकते। तो वैसे यहाँ पे भी होगा। इंडिया में म्यूचुअल फंड में मेरी नॉलेज में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। फ्रॉड हुए होंगे बट डिफॉल्ट कभी नहीं। मतलब फ्रॉड भी उसमें सुना नहीं, बट ठीक है, सेबी इज अ वेरी स्ट्रांग बॉडी। सेबी मतलब इंडियन रेगुलेटर इज सो स्ट्रांग इन टुडेज डे एंड एज कि अगर जैसे पेटीएम बैंक का इंस्टेंस देख लो, आरबीआई था उस केस में, दे फाउंड फ्लॉ व्हिच दे ट्राइड टू अमेंड, नहीं अमेंड हुआ, दे कैंसिल द लाइसेंस। कुछ एचडीएफसी का भी किया था शायद उन्होंने। दे हैव द अथॉरिटी टू कैंसिल द लाइसेंस एंड इमीडिएटली ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द एंटायर एंटिटी टू एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। चलो ठीक है, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो कस्टोडियन हैं,
ये सब जो हैं, इन एडिशन टू मी हैविंग ट्रस्ट इन यू, बट फॉर मी एज एन इन्वेस्टर, ये भी सारी चीज़ें हैं इन प्लेस दैट विल इंश्योर कि भाई कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी। मिस अप्रोप्रिएशन आप करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। Let us put it that way. सही आप करना नहीं चाहोगे, हाँ। बट पर वैसे कह रहा हूँ कि अगर कोई करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर सकता। अब आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ डील्स इन साउथ दिल्ली, पर इस तरह की क्लीन डील्स ढूंढना जिसमें ऑल चेक भी हो और ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी भी बीच में हो जो मेक श्योर करे कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको पता नहीं कितने मतलब 100 तरह के ट्रस्ट करके डील करनी पड़ती है कि हाँ सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ठीक है, उसमें 99% निकल जाता है अगर आप स्मार्ट हो आप। बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, या यू हैव टू मेक श्योर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और आपको किसी रेगुलेटरी बॉडी का सपोर्ट नहीं मिलता। सो दिस इज हैंड्स डाउन अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि अभी इसमें नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भी हैं। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है प्रॉपर्टी की, यहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा, मार्केट ओनर्स के साथ नेगोशिएट करना है हर स्टेप पे, जब जब पैसे देने हैं पेपर वर्क करना है, फिर बेचते हुए ये सारी चीज़ दोबारा करनी है। तो ये सब नहीं करनी पड़ रही ना, उतनी देर में मैं अपने पैसे और कमा लूँगा, यू नो, वो इनको करने दो। दैट्स ट्रू। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं आपके इसमें। ड्यू डिलिजेंस के अलावा आपको ये भी देखना है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह हैं, ओनर्स की भी कई बार वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, आसपास का विसिनिटी कैसा है। फिर ये तो एक स्टेप हुआ, ये तो हम बात कर रहे हैं सारा बिफोर कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो आजकल रेरा भी आ गया है, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी, उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है, पोल्यूशन का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर सैंक्शन वगैरह और कंप्लीशन वगैरह, ये सारे प्रोसेस। चलो वो तो नॉर्मली बिल्डर ही करता है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे एंटायर प्रोसेस जिस बायर को बेचोगे उसकी ड्यू डिलिजेंस भी हमें करनी है, ड्यू डिलिजेंस तो यहाँ तो हमें नहीं करनी, आप करो। ये सारा हमारा काम, हमारा टीम, आवर टीम इज entirely set up for this. This is what we've been doing. This is our bread and butter. So this gives a very good solution to a lot of problems. I don't know if you ever thought of it कि मैं 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूँ साउथ दिल्ली मार्केट में और किसी अच्छी प्रॉपर्टी में करूँ। फिर जब आप गए अच्छी प्रॉपर्टी पता करने तो पता चला जी वो तो 18 करोड़ की आती है एक फ्लोर उसके अंदर, और पूरा प्लॉट तो 40-50 करोड़ का आता है। जी हम तो कुछ है ही नहीं, छोड़ दो जी, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, एफडी करा दो, ठीक है। और अगर कहीं डील मिलती है, कोई कहता है बिल्डर अच्छा जी मुझे पैसे दे दो मैं लगा दूंगा, तो वो कहते हैं जी ऐसे ही दे दो, कोई लिखा पढ़ी कुछ नहीं करेंगे हम इस पर, ठीक है ना। सो दैट वॉज लाइक अ वेरी बिग बॉटल। और कई लोगों ने बिल्डरों को दिया, काफ़ी पैसे कमाए भी, उनके साथ गलत नहीं भी हुआ, पर कई जगह लोग फंस भी गए ठीक है। सो दिस बिकम्स लाइक अ वेरी मच मोर सेफर इंस्ट्रूमेंट आई वुड से। सो अब हम आ जाते हैं धंधों पे कि पैसे कैसे कमाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आई नो यू कैन नॉट प्रॉमिस एनी रिटर्न्स एंड नथिंग एंड इट्स फाइन, बट अभी तक कुछ कमाई रहे होंगे तो उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि भाई आप कितनी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो, प्रॉमिस नहीं करते, एक्सपेक्ट करते हो। Very practically we expect 18 to 20% IRR. ये क्या पर ईयर कह रहे हो? हाँ, या 18 महीने का कह रहे हो? Annualized. एनुअलाइज हो गया। So अभी जो हमारी recent valuation हुई है उस बेसिस पे जो existing investors है they are already they're getting a return of 30% IRR. पर एनम, Yeah, per annum. ठीक है। तो हम रिटर्न की बात करते हैं भाई, अभी जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी वो अभी 30% प्रॉफिट पे बैठे हैं, हाँ. ठीक है। But when we say कि we are our targeted is 18 to 20%. We have to be practical. This is a stable market. This is not a high risk market, so we do not expect exceptionally high returns. It has to be sustainable. It has to be stable. That's what. So we are expecting कि हमको stabilized return ऐसी मिलेगी। हाँ 18% हमारा रिटर्न बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा past experience जो कहता है वो कहता है ये है। ठीक है। तो जस्ट टू बी क्लियर, अभी 18-20% अगर मैं कमा भी लेता हूँ आपके साथ तो उस पर मेरा टैक्स भी लगेगा? ये प्री टैक्स है। व्हाट डू यू मीन प्री टैक्स? मतलब इस पे टैक्स लगेगा। इस पर टैक्स लगेगा, हाँ। तो ये समझ लो अगर 20% भी थी तो इस पे अंदाजन 30% तो टैक्स ही हो जाएगा, हाँ, मेरे को देना पड़ेगा। हाँ, तो वो जो अमाउंट फिर इन्वेस्टर को मिलेगा वो टैक्स फ्री है बेसिकली। आप टैक्स दे दोगे, फिर टैक्स हम पे कर देंगे, फिर हम इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर। सो मतलब प्रैक्टिकली लेट अस जस्ट से कि भाई उस 20 में से आफ्टर टैक्स भी मेरे पास कोई 5-6 रुपए कट के मेरे पास आ जाएंगे, मतलब मैं 15% के आसपास शायद कमा जाऊंगा आफ्टर टैक्स। हाँ। अब ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें साउथ दिल्ली के रेट फेट्स ना बढ़े। अगर साउथ दिल्ली में 10% पर एनम बढ़ गया रेट, या 20% पर एनम बढ़ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पर 10% बढ़ गया तो ये रिटर्न मेरी अपने आप 30 या उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे आएगा। तो अगर वो रिटर्न 30 चली जाती, डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं कि उसमें से कोई हिडन चीजें लगेंगी उस पे, उसका डायरेक्ट जो इंक्रीज है उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इस पे आएगा।
एंड कंपेयर दिस टू एन एफडी फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की एफडी करा रखी होती तो उस पर मैं 7% मेरे ख्याल से, अब 6.5 हो गया शायद, बट लेट्स जैसे 7%, उस पर भी मैं 30% फिर वहाँ पे मेरा टैक्स चला जाता, तो विच इज़ अबाउट देन आई वुड हैव मेड अबाउट 5%, 4.9%, समथिंग लाइक दैट. तो कंपेयर टू दैट आई एम मेकिंग 3-4 times. Okay, and the product is even much more secure because आपको ये भी पता होगा कि एफडी में there is a amount on which आप जितने की भी एफडी करा लो, there is a amount on which the insurance is made. मतलब 5 लाख. 5 लाख होती है. हाँ, प्रॉपर्टी के तो 1 करोड़ की इंश्योरेंस, 1 करोड़ की एफडी में 5 लाख अश्योर्ड है बेसिकली. हाँ, और हमारे जो प्रोडक्ट जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं विच इज साउथ दिल्ली रियल एस्टेट, क्योंकि ओनर स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि फंड ओन करता है एसेट को, सो वी आर इंश्योर्ड फॉर द 100% अमाउंट. How are we insured? वी आर इंश्योर्ड बिकॉज द फंड ओन्स द एसेट. Okay, रजिस्ट्री मेरे नाम आपके नाम पे नहीं हो रही है, रजिस्ट्री फंड के नाम पे हो रही है. ठीक है. तो फंड उस एसेट को ओन करता है. कल को कुछ भी होता है तो उस एसेट को बेच के पैसे आ जाएंगे. साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टियां बिक जाएगी, चाहे लैंड हो चाहे फ्लैट हो. ठीक है. So that's why the investor is 100% insured with the amount that they've invested, not 5 lakhs. ठीक है. I triple the amount that they're running in that. तो आप प्रोजेक्ट कैसा पिक करते हो? South Delhi, builder flows, नहीं, पर Basing उसमें on भी the- इतने हजारों हैं भाई. basis on the maths, on the saleability, on the availability of that particular micro market, उस particular colony में क्या availability है, sale की velocity कैसी है, फिर उसमें किस प्राइस पे हमको मिल रहा है, मैथ्स उसमें बनती है. समझ लो आप 50 करोड़ का एसेट खरीद रहे हो और उस पे कंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, ऐसा कुछ मिला के लगा लो कि 20 करोड़ का खर्चा हो रहा है. ठीक. 1 सेकंड के लिए. ठीक है. हमने थोड़ा हायर साइड पकड़ लिया ठीक है. और हमने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आप क्या लेके चलोगे कि यार हम 70 करोड़ रुपए तब इन्वेस्ट करेंगे जब हमें दिख रहा है कि आज अगर यहाँ पे फ्लोर्स बने हुए होते तो कितने के होते, वो सारे मिला के, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टेरेस, एवरीथिंग. मतलब at least 24-25%. ओके. ऑफ जो आप 50 करोड़ पे या पूरे 70 पे? पूरे 70 ऑब्वियसली. पूरे 70 पे. सो 70 का 20% हो गया अबाउट 1.4, अब तो 25% कितना हो गया, ऐसे कुछ हो गया 1. आप 17.5 पकड़ लो, 18 पकड़ लो. तो 18 करोड़ रुपए का अगर आपको, तो मतलब अगर आपको दिखता कि ये फ्लोर इतने के बिकते हैं. इसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं इन प्ले कि समटाइम्स यू हैव टू इवैल्यूएट कि फ्लोर यहाँ पे जल्दी बिक जाएगा, तो समटाइम्स यू टेक दैट इनटू अकाउंट कि फ्लोर जल्दी बिक जाएगा तो आपकी रिटर्न वैसे इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज कैश फ्लो चेंज हो जाता है. समटाइम्स वी टेक इट, यूजुअली थर्ड फ्लोर बिक जाते हैं. यूजुअली थर्ड फ्लोर होता है. कई बार हमको ये अकाउंट फॉर करना पड़ता है कि देखो फैक्ट तो यही है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो फर्स्ट डे लग नहीं रही है, इट इज़ अ धीरे धीरे लग रहा है. धीरे लग रही है. सो व्हेन वी एक्चुअली गेट डाउन टू मैथ कि हमको क्या रिटर्न जनरेट हो रही है, तो वो 24-25% बढ़ जाता है. तो क्योंकि वो जो हम 20 करोड़ का खर्चा लगा रहे हैं वो स्टार्टिंग में तो 4-5 ही है, एग्जैक्टली. उसके बाद धीरे धीरे होता रहेगा. वो बढ़ जाता है. लोकेशन को देखते हुए हम अपनी रिटर्न्स को कई बार प्लस कर लेते हैं, कई बार माइनस कर. तो समझ लो आपको दिखता है कि जी ये फ्लोर 20-20 करोड़ के बिकेंगे और थर्ड फ्लोर विद टेरेस 24 का बिकेगा, बेसमेंट ग्राउंड हमारा 30 का बिकेगा और व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट. 30 का तो नहीं, 28 का लगा लो. तो 28, 20, 24 का आपको फिगर्स पता होती हैं, तो आप 50 करोड़ के आसपास का एसेट उठाते हैं. एग्जैक्टली. आई मीन चाहे आप ये फंड होते या ना होते, एज ए बिल्डर आप यही करते हैं जी करता है. और उसी में हम पार्टनर बनना चाहते हैं कि जी क्योंकि आपको फ्लोर पड़ रहा है 16 का और आप बेच रहे हो 20 का, तो ये तो, और वो वैल्यू एडिशन के बाद बिक रहा है. हाँ ये वैल्यू एडिशन है. अगर रेट बढ़ गया तो वो एडिशनल है. हाँ. ओके. और ऐसा भी हो सकता है जो आपने बोला, ये पॉइंट में ज़्यादा सोच नहीं रहा था वैसे, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि समझ लो कोई फ्लोर 3-4 महीने में बिक गया अगर, तो हमारी तो रिटर्न बहुत बढ़ गई. रिटर्न चेंज हो गई. और अगर कोई रेडी होके बिका लेकिन महंगा बिका क्योंकि रेट बढ़ गए, तो भी रिटर्न चेंज होगी. बाई चांस वर्स्ट केस ये है कि रेट ना बढ़े और जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर बिका, तो भी हम 20, 22, 23, 24% जो भी हम कह रहे थे वो हम कमा के निकल जाएंगे. ठीक है. सो दैट इज वेरी, सो वो पॉइंट मैं समझता था वैसे, बट आई ऑल्सो वांटेड टू रिपीट सो यू गाइस कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ बिल्डर्स मेक मनी. अगर कुछ ना समझ आया हो इसमें, अगर हम बहुत स्पीड से जा रहे हो तो आप बता देना, और जस्ट कनेक्ट विद मी एंड आई कैन मे बी help you understand better. Maybe I can write a guide. Let me know in the comments if you want a guide on that. Just put it there. We'll prepare a special guide for you and send it to you. If you're not yet like the video, just hit like. Okay. तो next point ये है कि अब इसमें lock-in period कितना है, क्योंकि मैंने आपको आज पैसे दे दिए, तो और minimum investment I think is 1 CR. 1 CR. So I give you 1 CR today and then
when do I get the money So back? the lock-in as per SEBI minimum is 3 years. ठीक है, from the day of investment or start of fund? From the so technically speaking, it is from the date of the final closing. अगर आप आज से देखो तो I would say it's somewhere around 3.5 years. ठीक है. So very practical. मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा because that would be a very long explanation. तो 3.5 years का लॉक-इन पीरियड आप मान के चलिए. तो मैंने आज किसी ने आपको 1 CR दिए, तो 3.5 years के लिए वो लॉक्ड इन है का मतलब है 3.5 years बाद पैसे आ रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है. सो जब 3 साल के अंदर जब हमारे सारे एसेट्स बिक जाएंगे तो हम पैसे रिटर्न कर देंगे. अगर मान लो कोई एक मैं इसमें एक रिस्क पे भी आ जाता हूँ. इस पे जो रिस्क ये है कि क्योंकि सुनने में सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, रिस्क फैक्टर जो है दैट इज़ कि कोई एसेट हमारा 18 महीने की जगह 20 महीने में बिक गया, 22 महीने में बिक गया. दैट इज़ द रिस्क. सो दैट इम्पैक्ट्स द टाइम. सो अगर वो 3 साल में पूरा एसेट नहीं बिका, 3 साल 2 महीने 4 महीने लग गए, तो उसके बाद सारे पैसे. अच्छा, क्योंकि अभी इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, फिर दूसरी ऐड हो गई, फिर तीसरी ऐड हो गई, ये बिक गई, दूसरी चौथी आ गई, तो वो घूमता भी वो रहेगा. घूमता रहेगा. सो और ऐसे पैसे आइडल नहीं रहेंगे कभी भी. तो बिल्डर पैसे ही ऐसे कमाते हाँ, हैं. हमें आइडल रख के तो इट्स अ लॉस फॉर अस. हम क्या कमाएंगे? हमारी आगे रिटर्न्स निकालना है हमारा काम. Okay, so let us just say, so around 3 years is the time. Could it prolong to 5-6 years also? We have the permission, but we don't intend to take it to 5-6 years. ये अगर अच्छा चल रहा है और प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, मिल रही हैं, नहीं. तो आप बढ़ा दोगे? नहीं बढ़े. फिर आप क्या करोगे? नया फंड लॉन्च We करोगे? launch a new scheme. ओके, सो इस स्कीम का प्लानिंग 3 साल के आसपास के 3.5 साल जैसा आपने कहा मे बी. ओके, दैट मेक्स सेंस. फॉर मी पर्सनली इट मेक्स सेंस. एवरीबडी हैज टू सी फॉर देमसेल्व्स, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि पैसे ना सेट असाइड ही रहें, वहाँ पे घूमते रहें, क्योंकि ये वो पैसे जो इन्वेस्ट करने हैं वैसे भी. आई मीन दिस नॉट समथिंग आई नीड और यू नीड फॉर योर डेली एक्सपेंसेस है. अगर वो पैसे उस चीज़ के लिए, तो इन्वेस्ट मत करना. इन्वेस्ट तुम तभी करेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, और अच्छा वहीं घूमता रहे. टैक्स कब लगेगा मेरे को या जब फंड? आपको पैसे रिटर्न होंगे, क्योंकि हम टैक्स काट के ही पैसे रिटर्न. नहीं, वो तो ठीक है, पर आज फंड के पास प्रॉपर्टी है, उसने फ्लोर बनाए और बेच दिए, उसको प्रॉफिट हो गया, तो टेक्निकली तो इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको टैक्स लग जाएगा. नहीं, हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे उस चीज़ को, उस फंड को, तो उसका बेनिफिट आपको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब होएगा. मेरे को तो तब होगा, पर क्या फंड हर साल टैक्स देता रहेगा? फंड हर साल टैक्स देगा. ठीक है, ओके. तो मैंने बहुत लोगों को देखा है रियल एस्टेट में फंसते हुए, क्योंकि उनको लालच आ जाती है और वो ऐसे वैसे चीज़ों में घुस जाते हैं. ज़्यादा स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहिए. साउथ दिल्ली इज़ द राइट मार्केट. स्टे सेफ, मेक हैंडसम रिटर्न्स एंड स्लीप पीसफुली. तो इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल चाहिए आपको? Anyone with the intent and the capital can invest. There is no restriction as such. Minimum restriction SEBI के हिसाब से 1 crore की है. Be it individuals, ultra HNIs, HNIs, family offices, institutions, companies, partnerships, everyone can invest. अगर मैं और मेरा दोस्त मिलकर कहीं हम इकट्ठे 1 करोड़ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं? नहीं, that can only work in case of a blood relation. मतलब मैं और मेरा भाई डाल सकते हैं? हाँ. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं, जैसे स्टॉक मार्केट में है, तो बेसिकली ईच एंटिटी विद अ पैन इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी. ओके, पैन एंटिटी सेपरेट एंटिटी ट्रीट की जाती है. अब गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट या ये रिलैक्सेशन दी हुई है कि एक फैमिली में अगर फैमिली मेम्बर्स को साथ में जॉइंटली इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे हमारे स्टॉक ब्रोकिंग में, स्टॉक मार्केट में जैसे. हाँ, पर मेरा दोस्त मेरे को पैसे दे सकता है और फिर मैं आपको दे सकता हूँ, वो आपकी तो इंटरनल, उसको मैं रिटर्न वापस दे दूंगा उस टाइम पे. इसमें कुछ इलीगल तो नहीं है मेरे ख्याल से? वो आपकी इंटरनल अरेंजमेंट. इंटरनल है, ठीक है. और मेरी कंपनी भी या किसी की कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? भाई किसी की कंपनी में फंड्स पड़े हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड मिनिमम टिकट साइज तो 1 करोड़ है. मिनिमम 1 करोड़ ही रहेगा. उसको हम किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते. दैट इज मैंडेटेड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी. ओके. NRIs, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, दे कैन ऑल इन्वेस्ट? They can all invest. उनके लिए कोई स्पेशल रूल, कोई स्पेशल टैक्स, कोई? Not at their end. There is some compliance that is to be handled at our end, but that will. But they don't have to worry about They don't have it. They just have to give you the money and Yeah. get the paperwork done. Paperwork होता क्या है? Paperwork इसमें कई डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन होते हैं, PPM साइन होते हैं. सो बेसिकली द नहीं, मैं आपको साइन करके दे रहा हूँ, पर आप मुझे क्या देने वाले हो? और both of us signed them. ओके. So it's a countersigned by both the parties. In fact, it's signed by the trustee also. So, like I said, trustee is the one who is eventually managing. Matlab, in the eyes of SEBI, they're responsible for everything, and they're a third party not concerned with the financial situation of the fund.
So they have a duty to maintain the compliance. They have the duty to maintain that all parties are being treated equally, fairly, and सब चीज़ ढंग से हो रही है. ठीक है, मतलब देखो नॉर्मली तो रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि यार कोई आपको जो जानता होता है वो कहता है जी मेरे को पैसे दे दो, भरोसा करो, ट्रस्ट करो. और नॉर्मली हो सकता है कोई ट्रस्टवर्दी होगा, कोई नहीं भी होगा, पर मोस्टली होगा आप स्मार्ट हो, आप देख के दोगे पैसे. लेकिन फिर भी इट इज ऑलवेज गुड टू हैव ऑल दिस कंप्लायंसेस, It's a पेपर वर्क, एवरीथिंग. full documentation like it's done in banks. जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तब उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वैसे इस केस में भी डॉक्यूमेंटेशन होती यार हम तो उनके भी कागज नहीं पढ़ते, शायद आपके भी नहीं पढ़ पाएंगे. है. They're all been मतलब given over to SEBI and they're all in their records. They're all in the records of trust. तो वो पेपर्स भी आपने अकेले नहीं डिसाइड करा होंगे, सेबी No, would have there are decided. legal consultants. सेबी भी देखता है क्या पेपर आप साइन करा रहे हो. सारे डॉक्यूमेंट्स. हाँ. सेबी के अलावा मतलब बहुत सारी एंटिटीज हैं. सेबी है, कस्टोडियन है, ट्रस्टी है, आरटीए है. आरटीए क्या है? शेयर ट्रांसफर एजेंट. सो जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है सो उनको उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स मिल जाते हैं इस फंड के. ओके, सो दैट इज हाउ दे क्लेम ओनरशिप ऑफ द फंड. ठीक है. मतलब इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम. इट्स ऑल ऑनलाइन. और सो दैट इज व्हाट द आरटीए डज. दे ट्रांसफर द शेयर्स. Makes sense. All right, आगे बढ़ते हैं. Now, how do you time the market? Like right now, we all know rates have already risen a little bit since 2020, and is this the right time? So real estate in an end user market, I think the right time is now. It's always the right time. ठीक है, end user market है, वो उस एंगल से भी So, ठीक है. हम महंगा खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे. सिंपल सी बात है. So our idea is also not like they're not dependent on appreciation anyways. Not at all. This idea was not formed on appreciation. This idea was conceptualized and initiated when the markets are not appreciating. It is just coincident that the market is appreciating right now. We are not looking at appreciation at all. Okay, आपके फंड का क्या चार्ज रहेगा? आप कुछ तो पैसे लोगे. So it's a very straightforward model. जो AIF जिस तरीके से काम करते हैं इंडिया में, they charge an annual fees. कि हर साल हम 2%, 2.5%, 1.5%, whatever हम हर साल चार्ज करेंगे of the asset value. Our fund is, because it's investor centric and our objective is to generate the best possible return for the investors at the least possible price. So we have given a fixed cost, fixed charge of one time at 2%. Which मैं जो आपको 1 करोड़ रुपए देगा उसके 2% फीस है टोटल पूरी 3-4 साल की जो भी. हाँ. एक बार है, बार बार नहीं चार्ज होगा. बार बार नहीं होगी. फंड की अर्निंग तब होएगी when you earn more than a certain rate. तो अगर आप 12% से ऊपर की अर्निंग करते हो देन उस पर शेयरिंग है 80-20 की. जब अर्निंग अच्छा, तो 12% से ऊपर पे, हाँ आपने बताया था, बट आई फॉरगॉटन द फिगर्स. 12 उसको हडल रेट कहते हैं. द हडल रेट 1, वी हैव 2 हडल रेट्स. हडल रेट 1 इज 12% एंड हडल रेट 2 इज 20%. तो 20% से ऊपर, 12% से ऊपर होगा तो 80% मेरा, 20% आपका है. अच्छा, और 20% से ऊपर होगा तो 70-30 की शेयरिंग of the amount of the profit of the profit on the amount above 20, not on the entire. before tax. हाँ, this is all before tax. So अब फंड की अगर सॉरी 80-20 और 20 से ऊपर 70-30. 70-30 हो जाएगा. ओके, So अगर मैं आपको इसको और थोड़ा सा ठीक है यार. बिल्डर पैसे कमा के दे रहा है अगर मेरे को, मैं कहूँगा थोड़े आप रखो. This is a professional service and our objective, our earning is when we generate the earnings for the investor. अब इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर लेता हूँ क्योंकि फंड्स ऐसे भी चार्ज करते हैं कि अगर 25% रिटर्न आ रही है तो पूरे के ऊपर 70-30 कर लेते हैं. दैट इज़ नॉट हाउ वी वर्क. 25 आ रही है तो 20 से 25 मतलब 5% पे 70-30 होएगा. 12 to 20 के बीच में 8% पे 80-20 होएगा एंड 12% इज एज इट इज पास्ड ऑन टू द इन्वेस्टर. Now there are funds which have hurdle rate at 8%, 10% and then they charge a carry on the entire amount. अगर 18% की रिटर्न आ रही है तो पूरे 18 पे 80-20 या 70-30 whatever the ratio is, they charge on the entire amount. ओके, मेक सेंस. So this is how we are making it cost effective. Our idea is to get people aware क्योंकि this is a relatively new thing for people to invest in क्योंकि लोगों को AIF क्या है, म्यूचुअल फंड सब समझते हैं. नहीं भी समझते सबको बता, तो उनको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या है. बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. Very expensive. I've heard, yeah, but I don't know. Because if you get to the math, the charge, I wouldn't want to say the figure, but they charge a lot. Okay, चलो कोई बात नहीं, उसको कहीं और कवर करेंगे. But for now, I just wanted to summarize a little bit. So for most people, premium South Delhi projects are out of reach. क्योंकि आप 50 से 100 करोड़ का लैंड पार्सल लो,
या 100 करोड़ की डील को या 50 करोड़ की डील को आप स्ट्रक्चर भी कर पाओ, उसके बाद उसका पेपर वर्क भी संभाल पाओ, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन भी कर पाओ, या किसी बिल्डर के साथ मिलके एक फ्लोर भी आप ले पाओ, इज़ मोस्टली आउट ऑफ रीच एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज. जिसके पास नहीं है वो डर जाता है, कहता है जी मुझे नहीं करना. बट बिल्डर्स हैव ऑलवेज मेड मनी whether the markets have gone up or not because they add value. वो आपको एक लैंड लेते हैं, उसका घर बनाते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, तो अपना मेहनताना भी लेंगे, है ना. तो वो जो कमाते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला. दे एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि रेट्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है. और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. वी ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न लाइक अ बिल्डर विदाउट डूइंग दैट जॉब. उसका हम 2% इनको दे रहे हैं इन अ नटशेल. तो ये फंड अलाउ कर रहा है मेरे को कि मैं उसी लेवल पे घुस सकूं और उनके सारे फ्लोर्स में पार्टनर बनूं. जितना अच्छा ये परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा मैं भी कमाऊंगा. एट द सेम टाइम आई एम जस्ट बिजी डूइंग माई ओन वर्क एंड मेकिंग मोर मनी देयर, सो आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. So I have looked at the model, I have looked at the people, I have met their team, I have dealt with them, and I have decided to invest my own personal money into the fund. This is Golden Growth Fund, or this should inspire maybe some confidence into other people. But you know, it's not an easy decision even for me. There is always this feeling कि अच्छा अगर ऐसा अगर वैसा, पर मेरे को बहुत सारे factors पता हैं, बहुत deep research करी है, ठीक है. And I'm not guaranteeing you anything. But if you need help, if you want to brainstorm this, if you want to join the board, you're always welcome. Just we can meet offline and take it forward from there. All right, let us thank the CEO of Golden Growth Fund, Ankur, for joining us. Thank you, Ankur, so much. आप time निकाल के आए. I know it's not a big contribution from my side into your fund or whatever, but you know, I'm very excited. मेरे लिए बहुत बड़ा है. And I wanted to cover all of these things क्योंकि मैंने कहा इतनी रिसर्च कर ली है, इतना टाइम लगाया. अच्छा, ये करते करते और भी चीज़ें समझ आ गई. चलती है, जो चीज़ें नहीं पता होती वो चीज़ें समझ निकल के आती है. कई सारी चीज़ें होती है. आपने भी कई सारे डीप क्वेश्चंस पूछे थे. सो आई एम श्योर यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ यू नीड एनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग या असिस्टेंस, आई एम ऑलवेज देयर. Okay, थैंक यू. thank you.